हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो पहला दिन है। आज मैं चाहती हूँ एक ऐसे सवाल से हम शुरुआत करें जो बहुत आसान हो और जिसे सीख कर आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये आज का होने वाला है। सभी लोगों को समझ आएगा, इसके लिए कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए। 10-15 मिनट के इस वीडियो में आप अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वैसे तो यूनिट 4 का है, स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन क्योंकि सभी को समझ में आने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी आगे पढ़ने से पहले हम ये क्वेश्चन ज़रूर सीख लें कि क्वेश्चन पेपर में देखें तो हम खुश हो जाएं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हमें आता है। 10 मार्क्स तो ये हमारे बन गए। तो आगे हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो है यूनिट 4 स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक सहसंबंध गुणांक यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसा मैंने आपसे कहा, हर साल देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यह दिए गए दो चरों के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है। तो क्या मतलब होता है, देखिए, अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है या एक वेरिएबल के घटने से दूसरा घटता है, तो हम कहते हैं कि इनके बीच में कोई सहसंबंध है, कोई कोरिलेशन है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। यदि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा चर भी बढ़ता है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान पॉजिटिव होता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हाइट विद एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हाइट भी बढ़ती है, ऊंचाई भी बढ़ती है। तो उम्र के बढ़ने से ऊंचाई भी बढ़ी तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, यानी कि जो सहसंबंध गुणांक का मान होगा वो धनात्मक आएगा। कैसे निकालेंगे ये हम आगे सीखेंगे। अगर एक वेरिएबल के घटने से या एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा चर घटता है यानी ऑपोजिट रिलेशन होता है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान होता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें स्पीड विद टाइम, देखिए, अगर आप किसी भी व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, बाइक से आप कहीं जा रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे तो डेफिनेटली जो टाइम आप लगाएंगे जर्नी में वो कम हो जाएगा। अगर आप अपनी स्पीड घटा देंगे तो आपका टाइम टेकन जो होगा उस जर्नी में वो बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ऑपोजिट कोरिलेशन है। तो इस समय पर जो सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसका मान होता है नेगेटिव। अगर एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस केस में हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान 0 होता है। तो ये होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना स्पेयरमैन की रैंक कोरिलेशन मेथड से। तो स्पेयरमैन स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया था। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम रो की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोटि सहसंबंध गुणांक रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये है इसका फॉर्मूला। रो इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर को जो रो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कोटि सहसंबंध गुणांक यानी कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को। डी अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स होता है, और एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो गिवन है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ जो 2 मार्क्स का बनता है सेक्शन ए में। वो ये होता है कि जो रो होता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होती है। कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता है इसका आंसर। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब होता है आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप हमेशा उसे चेक कीजिए। तो -1 से 1 के बीच कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा आपका आंसर हमेशा। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आपको एक स्टूडेंट के मैथ्स और केमिस्ट्री में मार्क्स गिवन है और आपको दोनों मार्क्स का कोटि सहसंबंध गुणांक यानी कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में x
जो पहले मार्क्स हैं मैथ्स के जो मार्क्स हैं उनको मैंने x कह लिया और वो सारे नोट कर लिए। दूसरे कॉलम में y, जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं वो सारे नोट कर लिए। ये दोनों वैल्यूज़ सिंपल आपके क्वेश्चन में जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन दोनों वैल्यूज़ को x और y मान के हमने नोट कर लिए हैं। अब आता है रो एक्स कहने का मतलब है x की रैंक। ठीक है, रैंक आप जानते हैं, रैंक का मतलब सिंपली जैसे आपकी क्लास में कुछ लोगों के मार्क्स आए हैं, आप रैंक देना चाहते हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए उसकी फर्स्ट रैंक, जिसके उससे कम आए उसकी सेकंड, जिसकी उसके बाद आए उसकी थर्ड रैंक। तो इसी तरह से हमें इनके मार्क्स की रैंकिंग करनी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें कौन सी है आप देख लेंगे, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू है 98। तो x का देख रहे हैं रो x, तो हम x की वैल्यूज़ देखेंगे। 98 है तो इसकी रैंक हो गई 1। अब सेकंड नंबर पर कौन सी वैल्यू है 90, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। 90 के बाद देखिए क्या है 82, तो इसकी रैंक हो गई 3। 82 के बाद नेक्स्ट 76, इसकी रैंक हो गई 4। 76 के बाद 69, तो इसकी रैंक है 5। 69 के बाद देखिए 67, रैंक आ गई 6। 67 के बाद 54, इसकी रैंक आई 7, और फिर आया 52, इसकी रैंक आई 8। तो ये हमने x की वैल्यूज़ की रैंकिंग कर ली है। अब हम आएंगे y की वैल्यूज़ के लिए। सिमिलरली y की वैल्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा से स्टार्ट करते हुए रैंकिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 56, इसकी रैंक आ गई 1। 56 के बाद सेकेंड वैल्यू कौन सी है 37, इसकी रैंक आई 2। 37 के बाद है 36, इसकी रैंक आई 3। 36 के बाद है 25, तो इसकी रैंक आ गई 4। 25 के बाद है 12 ही है, नहीं 23 है, तो इसकी रैंक आई 5। 23 के बाद है 12, इसकी रैंक आई 6। 12 के बाद है 11, इसकी रैंक आई 7, और लास्ट में जो 7 है इसकी रैंक आ गई 8। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यूज़ की भी रैंकिंग कर ली। सिंपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सबसे ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट करते हुए इनको हमने रैंक दे दिया। ठीक हो गया। अब आया डी का मतलब होता है रो x माइनस रो y, यानी इस रैंक में से इस रैंक को आपको माइनस करना है। तो फर्स्ट वाले में देखिए 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 5 में से 6 माइनस करेंगे -1 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको केवल डिफरेंस देखना होता है। मैं अगर इसको देखूँ तो डिफरेंस के लिए थोड़ा सा कर्व्ड जैसा साइन होता है, इसका मतलब होता है बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, साइन के बारे में नहीं सोचना है, दोनों का बस अंतर देखना है। तो ये भी आपका आ जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, ऐसे ही ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये 1 और ये 1, ये हमें डी मिल गया। इसके बाद हमें चाहिए डी स्क्वायर यानी कि इन वैल्यूज़ का स्क्वायर। 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से सारे हमने स्क्वायर कर लिए। अब जो फॉर्मूला है उसमें हमें ज़रूरत होती है सिग्मा डी स्क्वायर की। सिग्मा का मतलब होता है सम। अब डी स्क्वायर का सिग्मा है, यानी डी स्क्वायर की वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है। तो जब आप इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4, ये सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया आपको 4। ठीक है, एक आया एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये क्रॉस चेक हो जाएगा यहाँ से भी, जो मैक्सिमम रैंक है वो और ये सेम आने चाहिए 8, सबसे ज़्यादा रैंक 8 आई है, 8 नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी उतने ही होंगे। तो ये आपका 80% काम यहाँ पर हो गया है। अब सिंपल आपको इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है, तो आइए करते हैं। तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हमारा फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है हमारा कितना 4, अपॉन एन की वैल्यू है 8, इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 4 24, अपॉन 8 इंटू 8 8 64 माइनस 1 आ जाएगा 63।
तब ये आपको मिलेगा 1 माइनस 24 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 504, या यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप 504, तो एलसीएम लेने के बाद 504 माइनस 24 और तब ये आपका बनेगा 480 आ जाएगा अपॉन 504। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका मिलेगा 480 अपॉन 504 करने से 0.952 अप्रॉक्सीमेट आप डिवाइड करके देखिएगा। तो लास्ट में अपने आप आंसर को आपने हमेशा बॉक्स में रख देना है 0.952 और चेक कर लेना है कि वैल्यू 1 माइनस 1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, सेक्शन सी में 10 मार्क्स का। तो देखिए कितना आसान है। तो इस क्वेश्चन को आप अभी सीख लीजिए, उठाइए अपनी कॉपी पेन, कल पर मत छोड़िए। अभी 10 मिनट आपको लगने हैं और आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाना है। तो अगले 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ 2018 और 19 के, आप उन्हें देखिए, सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न रह गया है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।